आज हम कुछ बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल अगेन जो चीज़ है वो एक पर्सनल चीज़ है, फ्लेक्सिबल चीज़ है, इसको अपने अपने मुताबिक अरेंज करना है। मैं आपको पूरा टाइम टेबल एग्जैक्ट नहीं बना कर दूंगा, लेकिन यह है कि अच्छे टाइम टेबल की कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो मुझे लगती हैं वो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं, वो मैं आपको आज बताऊँगा। सबसे पहले आपने अपने टाइम को पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक अरेंज करना है। पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आपने अपनी स्टडीज़ को चंक्स में करना है, यानी कि 45 मिनट 1 घंटा पढ़ने के बाद आपने 10-20 मिनट ब्रेक लेनी है। इसको मज़ीद डिटेल में आप वीडियो नंबर 4 या 5 इन दोनों वीडियोज़ में से प्लेलिस्ट की उसमें आप चेक कर सकते हैं। खैर, तो आपने पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक स्टडीज़ करना है। इसके बाद आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहले स्ट्रिक्टली जिसको आपने फॉलो करना है वो है नमाज रोज़ा। ये आपने हर सूरत में करना ही करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे एग्ज़ाम्स करीब हैं तो अभी 1 घंटा लग रहा है नमाज़ों पर, तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ और एग्ज़ाम्स के बाद करूँगा। इस तरह की चीज़ आपने नहीं करनी। आपको इसका फ़ायदा भी नहीं होगा, आपको इसको नुकसान ही होगा। इसके बाद अपनी हेल्थ को लेकर अपने एक तो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लें आप, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए। और साथ में अगर आप कोई इशू होता है इस तरह हेल्थ का, थोड़ी बहुत हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी बंदा वीक हो जाता है, बंदे की आइट साइड शायद वीक हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इस तरह काम छोटे मोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर हेल्थ इशू आपको थोड़ा सा आता है तो आप उसकी ट्रीटमेंट लें, ठीक है, बजाय कि वो ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा नुकसान दे। स्लीप 6 to 8 आवर्स इज़ एडिक्वेट। आप अगर एमरजेंसी या सिलेबस इनके थोड़ा है, ज़्यादा है और टाइम थोड़ा है, तो फिर आप इसको 5-6 घंटे तक ला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो एंड वाले दिन हैं, आखिरी अयाम हैं, उनमें आप अच्छी तरह ही अपना जो स्लीप है उसको मेंटेन करें, अदरवाइज़ आप डल हो जाएंगे। कुछ लोग मैंने देखा है 4-4 घंटे 3-3 घंटे सोते हैं तो वो डल हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी उस तरह से रहती नहीं है। फिर आप फूड पर भी आप तवज्जो दें, आप उसके लिए टाइम निकालें, ठीक है, उसके लिए आपको मतलब प्रॉपर खाना खाएं अच्छी तरह। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जब खाना खा रहे हैं तो साथ में आप कुछ लेक्चर वगैरह सुन सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कोई ऐसी चीज़ देख लें यूट्यूब वगैरह से, या फैमिली वालों के साथ बातें कर लें जिससे आप थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएं। कुछ टाइम अपने ब्रेक के लिए भी रखना है। एक दिन में एक बड़ी ब्रेक आप रख लें 1-2 घंटे की, और टाइम को अगर आप मैनेज करते चलेंगे तो ये 1-2 घंटे की ब्रेक का इतना कोई आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फ़ायदा ही होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि दिन में कितने घंटे पढ़े जाएं। अब मुझे नहीं समझ आती कि लोग किस तरह क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। एक तो अब जैसे मैं रिपीटर था, साथ में मुझे एफएससी भी इम्प्रूव करनी थी। अगर एफएससी इम्प्रूव ना करनी होती फिर मेरा स्टडी स्केड्यूल और होता, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ मैंने एमकेटी करना है। एक बंदा जिसका 0.1 या 0.23% से एग्रीगेट रहा है, तो उसके लिए पूरा साल अब है, और उसने सिर्फ अगर एमकेट करना, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा टाइम देगा इसको। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसने एफएससी के 4 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने हैं, फिर उसने एमकेट में भी उसका पहले एग्रीगेट नहीं था, तो उसको ज़्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यह है कि अगर आपका सब कुछ अच्छा भी है और आपने सिर्फ एमकेट रिपीट करना है, फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छा ही पढ़ें, यानी कि 8-10 घंटे आप कम से कम फिर भी स्टडीज़ को दें, क्योंकि ये टाइम ऐसा क्रूशल है ना कि आप जितना पढ़ेंगे फ़ायदा तो होगा ना, नुकसान तो नहीं ना होगा। टाइम बहुत क्रूशल है, ये आप पूरी ज़िंदगी के लिए काम आएगा। अगर आप ये इन दिनों में इन्वेस्ट कर लेंगे ना, इन 6-8 महीनों में, तो आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे। इसलिए कम से कम फिर भी आप 6, 8 या 10 घंटे तक इसको रखें। बेशक आप रिपीटर हैं, इम्प्रूवर हैं, और अगर आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने हैं और साथ में आपका एमकेट भी है, तो फिर आप इसको बढ़ाकर आप इसको 10, 12, 14 घंटे तक भी मेरे ख्याल में स्टडीज़ हो सकती हैं और मेंटेन किया जा सकता है। खैर, उसके बाद आप देखें कितने सब्जेक्ट्स दिन में पढ़े जाए। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं प्रेफर करता था मोस्टली कि 1 या 2 सब्जेक्ट, मोस्टली 1 या कभी कभी 2 सब्जेक्ट्स। उसकी क्या वजह थी कि मैं ये समझता हूँ कि जब बंदा एक सब्जेक्ट पकड़ लेता है और उसका पूरा दिन पढ़ता है, तो उसका एक फ़्लो सब्जेक्ट में बन जाता है। अगर वो सब्जेक्ट्स 2 घंटे बाद फिर स्विच कर दे, तो फिर उसका फ़्लो बनता है तो वो टूट जाता है, फिर दोबारा सब्जेक्ट में आता है तो फ़्लो बनाता है, फिर वही टूट जाता है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं इसलिए एक सब्जेक्ट को पढ़ता था और मुझे इससे अच्छा आउटपुट मिलता था। आप अपना दे सकते हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप 4 सब्जेक्ट्स को या 3 सब्जेक्ट्स को एक दिन में कर लें। लेकिन ये इतनी कोई ऐसी मैटर करने वाली बात नहीं है, जैसे आपको सही लगे आप उस तरह कर सकते हैं। फिर एक चीज़ होती है कि एमसीक्यूज़ और सिलेबस को क्या साथ साथ लेकर चलें, यानी कि कोई चैप्टर सॉल्व किया, जो कोई चैप्टर किया फिर उसके एमसीक्यूज़ किया वगैरह वगैरह। तो इसमें जो मेरी प्रेफरेंस थी वो ये थी कि मैं पहले सिलेबस ख़त्म कर लेता था और फिर मैं एमसीक्यूज़ की तरफ जाता था। इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप एक बार सिलेबस ख़त्म कर लेना, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हाँ मैंने यार एक बार सिलेबस ख़त्म कर लिया, आधी बुक कर ली।
ठीक है, 80% बुक कर ली। मेरे कुछ दोस्त थे वो इसने मतलब उनके साथ मिलकर स्टडीज़ करता था ना, फ़ोन के ऊपर कंटेक्ट था, तो मेरे जब यानी कि एक बुक हो गई या फिर मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया तो उनके अभी आधा सिलेबस हुआ। उसकी क्या वजह होती थी कि वो साथ में इतने ज़्यादा MCQs करते रहते थे, तो मुझे इससे एक फ़ील होती थी कि यार चलो मैंने कुछ कर लिया, आई हैव समथिंग इन हैंड्स। एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि आप किससे रिवीजन हो जाएगी। आपने एक बार सिलेबस पढ़ा, दूसरी बार जब आप बाद में MCQs अलहदा सॉल्व करेंगे तो आपकी एक अलहदा से कुछ ना कुछ रिवीजन भी हो जाएगी, और आप इसको रिवीजन के तौर पर भी लें और असेसमेंट के तौर पर भी लें। जिस तरह आपको एक्टिव रिकॉल और प्रैक्टिस टेस्टिंग की टेक्निक बनाई थी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं टेस्टिंग के ऊपर। जब आप टेस्ट सॉल्व करें तो इस तरह से आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। एक्टिव रिकॉल की वीडियो भी अलग से आपको मिल जाएगी इस सीरीज़ में। एक और फ़ायदा जो इसका होगा आपको वो ये है कि जब आप MCQs इस तरह सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इट इज़ मोर सिमिलर टू MDCAT। यानी क्या है, MDCAT में आप जब टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने सब कुछ उसी वक्त फ्रेश नहीं पढ़ा होता। आपने कई चीज़ें एक हफ़्ता पहले पढ़ी होंगी, कई चीज़ें आपने 2 हफ्ता पहले पढ़ी होंगी। तो इस तरह यानी कि कई चीज़ें होती हैं जो आपको ज़ोर लगा कर रिकॉल करनी पड़ती हैं, आपको प्रेशर डालना पड़ता है दिमाग के ऊपर। और अगर आप एक चैप्टर सॉल्व करके फ़ौरन उसी का मतलब टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी MCAT की तरह की प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी। तो इसलिए ये बेहतर समझता हूँ मैं कि आप पहले सिलेबस ख़त्म कर लें, जब सिलेबस ख़त्म हो जाए तो बाद में आप अलहदा से MCQ सॉल्व करें, तो आप उसी तरह एक्टिवली रिकॉल कर रहे होंगे चीज़ों को, जिस तरह आप MDCAT में बैठेंगे और MDCAT में सब चीज़ें आपने फ़ौरन उसी वक्त 1 घंटा पहले नहीं पढ़ी होंगी। तो ये जो चीज़ आपको MDCAT के हवाले से भी प्रिपेयर करेगी। सिलेबस कब तक ख़त्म होना चाहिए, इसमें यह है कि जो आपको टेक्निक्स बताऊँ टाइम बचाने की, टाइम को एफिशिएंटली कंज्यूम करने की, वो चीज़ें आप सब अप्लाई करें। फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक है आप कितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जितना जल्दी हो सके अगर सिलेबस ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करता है। अदरवाइज़ अगर सिलेबस ही ख़त्म ना हो रहा हो तो फिर बंदे ने आगे क्या चलना है। तो जल्द अज जल्द ख़त्म करें। और आखिर में आपको ये कहूँगा कि जो आप टाइम टेबल और स्केड्यूल बनाएं, इसको आप बहुत स्ट्रिक्ट ना रखें, यानी कि आप इसको बड़े चंक्स में डिवाइड करें। यानी सुबह में मैंने उठना है, फजर टाइम उठना है और फजर से लेकर ज़ोहर तक मैंने इतनी स्टडीज़ करनी है, ठीक है। अब इसको आप बिल्कुल ऐसे ना यानी कि मैंने 4:30 पर ही उठना है, 4:25 पर नहीं उठ सकता, या 4:35 पर नहीं उठना, ठीक है। फिर मैंने उधर से उठकर जाना है जनाब हाथ मुँह धोने हैं, इसमें मैंने 5 मिनट लगाने हैं, 6 मिनट नहीं लगाने, फिर मैं 5 मिनट बाद अपने रूम में वापस आऊँगा, और इस तरह यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसको ना करें। इसका क्या नुकसान होगा कि आप इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे, आप थकेंगे। मतलब ऐसा टाइम टेबल आपको थकाता है कि आप जिसमें मतलब हर वक्त आप टाइम टेबल के ऊपर आपका फोकस है कि अभी ये चीज़ अभी वो चीज़। तो आप इसको ब्रॉडली टाइम टेबल को बनाएं कि बड़े बड़े चंक्स में कि हाँ मैंने फजर टाइम उठना है, अब फजर टाइम के लिए मैं किसी वक्त भी उठ गया तो उठ गया। फिर ज़ोहर तक, अब ज़ोहर आपने अगर तो आप पर जमात वाजिब है, यानी कि लड़के जो हैं उनको नमाज जमात के लिए जाना तो वो तो टाइम पर ही जाएंगे, लेकिन अगर लड़कियां तो फिर आप ज़ोहर किसी वक्त भी पढ़ लें, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल अपने को रखें, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहा होता, यानी कि कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी ही करनी है, लेकिन 15-20 दिनों बाद हो सकता है आप किसी दिन ऐसा आप अच्छा फील ना कर रहे हो, कोई टेंशन आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो बंदा पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो कभी कभी इट्स ओके टू डेविएट फ्रॉम योर टाइम टेबल, के काम चल जाता है, इतना मसला नहीं होता। एक आध दिन अगर आपने ब्रेक ले ली या आधा टाइम टेबल फॉलो कर सके या इस तरह की चीज़, तो फिर भी कोई इतना इशू नहीं होता। ये भी एक चीज़ है, मतलब कोई भी बंदा परफेक्टली एफिशिएंट 100% नहीं होता, वो कभी कभी लेस प्रोडक्टिव हो जाता है, कभी कभी लेस एफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है। तो ओवरऑल ये मेरी तरफ से पॉइंट्स है जो मैंने आपको टाइम टेबल के हवाले से बताए हैं। इन चीज़ों को आप अपने टाइम टेबल में लाने की कोशिश करें, आपका टाइम टेबल इम्प्रूव होगा।